प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके हम लोग लगातार एग्जाम पॉइंट के अपने श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग जिस श्रृंखला को पढ़ने वाले हैं वह है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। यह प्लांट से संबंधित है और क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जितने एनसीईआरटी के पॉइंट्स हो सकते थे उनको शामिल किया गया है। उसके साथ ही साथ इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए उनको शामिल यहाँ पे किए हैं। मुझे भरोसा है कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाएंगे आप इजीली उन्हें कर पाएंगे। उसमें आपको कोई भी तकलीफ या समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। यह सभी जीवों में होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट करके कितने बदल जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जो कि ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या है, पायरुविक एसिड है या पायरुवेट के नाम से भी इसे जानते हैं। आपको ये भी पता है कि ये कहाँ होता है, सेल के कोशिका द्रव्य में यानी सेल साइटोप्लाज्म में यह क्रिया संपन्न होती है। इसमें चाहे वो ऑक्सीय शोषण हो चाहे अनाक्सीय शोषण हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का प्रथम चरण होता है और जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे ऑक्सीजन हो या ना हो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह प्रक्रिया वायवीय तथा अवायवीय दोनों में समान होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति को वायवीय कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को अवायवीय रिएक्शन कहते हैं। तो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्लाइकोलाइसिस अपने हिसाब से कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ना तो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट का कोई अंतर पड़ता है। कह रहा है इस प्रक्रिया में कुल 10 स्टेप होते हैं, 10 रासायनिक अपक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से लगी होती हैं, जिसमें आपको याद होगा आप लिखते हैं ग्लूकोज, उसके बाद लिखते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर लिखते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर लिखते हैं 16 फ्रक्टोज 16 बाईफास्फेट, फिर उसके बाद चला जाता है जो आपका किसमें, पीजीए में, और वो फिर कन्वर्ट होकर के आगे बढ़ते हैं तो वो टूटे टूटे लास्ट में पायरुविक एसिड में आ जाता है, पायरुवेट में। तो कहने का अर्थ है कि 10 रासायनिक अपक्रियाएं इसमें क्रमबद्ध रूप से लगी होती हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक अणु का निर्माण करता है। यानी 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था वह टूट करके कितना 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिया। ठीक है, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसी को यहाँ पर शामिल किया गया है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आप कहेंगे जो है पायरुविक अम्ल होता है। ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडेन मेयरहॉफ और पारसनाथ पथ के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसे ईएमपी पथ भी कहा जाता है, चक्र भी कहते हैं। यह नाम इनके खोजकर्ता जो इसको डिस्कवरी किए थे एम्बेडेन मेयरहॉफ और पारनस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी क्लासेस जो यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, वह नया बैच इसी महीने में 2-1 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में हम आपको अनाउंस करके बताएंगे। ये मान के चलिए कि आपकी क्लासेस जो हैं वो शुक्रवार से मिलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रवार को जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्लास के पैटर्न मिलेंगे, क्लास कब होगी इसके बारे में शुक्रवार को आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद आपकी क्लास मंगलवार से आपकी रेगुलर क्लास, मंगलवार से नहीं सोमवार से आपकी रेगुलर क्लास मिलने लगेंगी, जिसमें हम लोग कोशिका पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग एक बार कोशिका का एक ही दिन में या 2 वीडियो में रिवीजन करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम लोग टिश्यू से पढ़ना शुरू करेंगे। टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद जो है
फाइव सेंस आर्गन पढ़ेंगे। फाइव सेंस आर्गन के बाद एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद टिश्यू से फिर छूटा रहेगा, फिर लौट करके प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू से फिर उसके बाद प्लांट की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, इन सबको पढ़ेंगे और इसी क्रम में आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे। लास्ट में इकोलॉजी पढ़ेंगे। हमारे हिसाब से अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो पेपर आपका होने वाला है टीजीटी पीएचडी का, वो मार्च अप्रैल से पहले अब पेपर आपके होने की संभावना नहीं है। देखिए इस समय दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में इस समय जो आपकी तारीख है, इस तारीख को अगर ध्यान से आप देखें तो आज आपकी 11 तारीख हो गई और उसके हिसाब से अगर आप नोट, आज 11 नहीं बल्कि आज आपकी 13 तारीख हो गई, तो उस हिसाब से अगर आप नोट करेंगे तो 60 दिन पहले बताना है। 60 दिन पहले मतलब 13 जनवरी तक पेपर नहीं हो सकता, 13 फरवरी तक पेपर नहीं हो सकता। और आप सबको पता है कि 19 फरवरी से बोर्ड का एग्जाम होना है, तो बोर्ड के एग्जाम के बीच में बहुत दबाव रहता है, तब सरकार पेपर कराती है, वरना पेपर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस बीच में आपका टीजीटी पीएचडी जैसा पेपर नहीं हो सकता। अब आपका पेपर कब होगा, तो आप मान चलिए कि अप्रैल या मई में आपका पेपर होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास समय नहीं है, हालांकि बहुत दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। अगर दबाव बन गया तो आपका पेपर होगा। हमारे पास 90 से 100 दिन का समय है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने सब्जेक्ट को इसमें से एक बार फिर से पूरी तरह से इसकी तैयारी करेंगे और इस बार पूरा क्लास करेंगे। नोट्स की बात बाद में करेंगे और निःशुल्क ये क्लास होगी, आप जरूर देखिए और इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। अप्रैल तक की यह क्लास हम डिजाइन करने वाले हैं। हमारे हिसाब से मार्च के लास्ट में आपका पेपर होगा, तो हम मार्च के लास्ट के हिसाब से चलने वाले हैं और अपनी परीक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहरहाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो एक नज़र डालते हैं कोश की श्वसन पे। कोश के श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यह पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसकी दो लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि इसकी दो लेयर होती हैं। एक लेयर में जब ये मैट्रिक्स अंदर जाता है तो एक घटना मैट्रिक्स अंदर होती है और दूसरी घटना कहाँ होती है, वहां पे पॉइंट देकर के एनसीईआरटी में पॉइंट देकर के बताया है कि एक घटना इसमें होती है जिसमें हाइड्रोजन आयन को क्रमिक रूप से तोड़ दिया जाता है और दूसरी घटना कहाँ होती है, यह भी एनसीईआरटी में बताया गया कि ये क्या कहते हैं, को एंजाइम ए के साथ जुड़ करके और इसको ऑक्सीकरण करने में मदद करता है और कहाँ इंटर कर जाता है, टीसीए में इंटर कर जाता है। यानी टीसीए को अगर हम कहें तो इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे आप लोग क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। हैंस क्रेब ने इसके बारे में ढूंढ करके बताया था। एक नज़र अगर हम क्रेब्स चक्र पे डालें तो आपको याद होगा क्रेब्स चक्र में सबसे पहले ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। पायरुवेट आगे जाता है और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल का एक तत्व बनता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और फिर उसके बाद वो आगे जा करके किससे मिल जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, और क्या बना लेता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक तत्व बनाता है। फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल तत्व कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन मॉलिक्यूल में अल्फा कीटो जो भी है, ग्लूटेरिक एसिड ऐसे कुछ है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर वह कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में, मैलिक एसिड में, फिर वहीं पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। यही टीसीएस चक्र था। इसमें कई बार जीटीपी और एटीपी और एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स चक्र हम आपको कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसकी पॉइंट्स रखी गई हैं, तो उस पॉइंट्स पे एक नजर डालते हैं। एनसीईआरटी में आप उसे जाकर के एक राउंड देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। कह रहा वहां पर इसका ऑक्सीकरण होता है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। यही बात मैं आपको बता रहा था। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती एसिटिल कोएंजाइम ए बनना लिंक अपक्रिया कहलाती है, जो ग्लाइकोलाइसिस के क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। पौधे में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र अर्थात सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी 3 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स चक्र माफ करिएगा और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों एक ही बात है, तो ये शामिल होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। फैटी एसिड का बनना, ग्लिसरॉल का बनना तथा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन, ये तीनों क्रियाएं वसा के संश्लेषण की में सम्मिलित होती हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में पर पाया जाता है, जिसमें लोहा और कॉपर दोनों मौजूद होते हैं। यह एंजाइम क्रेब्स चक्र के अंतिम चरण में ऑक्सीजन को जल में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा अपचयित कर देता है।
श्वसन क्रिया में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, श्वसन क्रिया में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अवशोषित ऑक्सीजन गैस के आयतन के अनुपात को RQ कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कहा जाता है, रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका सूत्र निम्नलिखित है, सूत्र है क्या कहते हैं, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। RQ का मान श्वसन क्रिया में विघटित होने वाले पदार्थों की रासायनिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन से रासायनिक तत्व का विघटन हो रहा है उसके नेचर के ऊपर निर्भर करता है RQ का मान। कई बार एग्जाम में आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं, भैया रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट का मान बता दिए। रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है? अभी बिहार में जो आपका 9 10 का पेपर हुआ है, 9 और 10 का जो साइंस का पेपर हुआ है, वहां पे पूछा था कि RQ का फार्मूला क्या है, तो दिया था कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्लिक जो है ऑक्सीजन। आपने देखा होगा जितने लोग बिहार 9 10 वाला पेपर दिए होंगे वो देखे होंगे कि जो है ये दिया था कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये यही बात दी गई थी जो कि यहाँ पे शब्दों के रूप में लिखा है, उसने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्लिक ऑक्सीजन, बात तो वही लिखी गई, ऑब्लिक मतलब यहाँ पे अपान में ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बो और उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया, हमने इसको बूस्टर डोज में भी रखा था, तो एक बार फिर से इस पे नजर डालते हैं। कह रहा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो RQ का मान 1 से कम आता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करते हैं तो RQ का मान कितना आता है, 1 से कम आता है। वहीं पे कार्बनिक अम्ल का ऑक्सीकरण होने पर RQ का मान सर्वथा 1 से अधिक, जैसे कि मैलिक अम्ल का 1.33 और ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होता है, 4 होता है। नागफनी, ब्रायोफाइलम इत्यादि गूदेदार रसदार पौधे में दिन के समय कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद नहीं होता है, इसलिए इसका RQ का मान शून्य होता है। कह रहा है इसलिए इसके RQ का मान क्या होता है, शून्य होता है। अनाक्सीय श्वसन में RQ का मान अनंत होता है। अनाक्सीय श्वसन में RQ का मान क्या होता है, अनंत होता है। RQ का मापन गैनांक, RQ का मापन किससे किया जाता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैनांक श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। RQ का मापन किससे किया जाता है, गैनांक श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। याद रखने वाला प्रश्न आपका यहाँ पे है। आगे बढ़ जाते हैं। सरस पौधे मरुद्भिद होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न होने के लिए इन पौधों में दिन के समय वातरंध्र बंद हो रहते हैं। नागफनी एक सरस पौधा है जिसमें रात्रि के समय जब वातरंध्र खुले होते हैं तो श्वसन की क्रिया होती है, जो श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि मैलिक अम्ल बनाता है। ध्यातव्य है कि श्वसन गुणांक निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात बराबर होता है। इस प्रकार नागफनी रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान शून्य हो जाता है। नागफनी में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। KOH ऑक्सीजन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। KOH ऑक्सीजन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है, अतः फ्लस्क में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है और नली में जल का स्तर उठ जाता है। C2 चक्र को प्रकाश श्वसन चक्र भी कहते हैं। कह रहा C2 चक्र को प्रकाश श्वसन चक्र या ग्लाइकोलेट उपापचय चक्र या प्रकाश संश्लेषी चक्र, कार्बन ऑक्सीजन चक्र भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। कह रहा है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निष्कासन होता है। PCR फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन चक्र को C3 चक्र या केल्विन चक्र भी कह रहा है कि PCR फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन चक्र को क्या कहते हैं, केल्विन चक्र भी कहते हैं। इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण अर्थात रिएक्शन होता है, जिससे पौधा विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। PCO फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन को C2 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है जिससे कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो जाती है। कह रहा है कि इसमें जो है ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है और इससे कार्बन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तथा यह क्रिया प्रकाश श्वसन भी कहलाती है। यह क्रिया अधिकतर
हरे पौधे के केवल तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। इस क्रिया के संपन्न होने में क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम की आवश्यकता होती है। यह क्रिया पौधों में दिन के समय अधिक तापमान और तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कह रहा है यह क्रिया दिन के समय अधिक तापमान और तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कार्बन तथा एथेनॉल होते हैं। कह रहा है ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कार्बन तथा एथेनॉल होते हैं। यहाँ ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। सामान्य कोश के श्वसन को अप्रकाशिक श्वसन कहते हैं। सामान्य कोश के श्वसन को क्या कहते हैं? अप्रकाशिक श्वसन कहते हैं। कुछ पौधों में अप्रकाशिक श्वसन होता है। कुछ पौधों में प्रकाशिक श्वसन होता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। श्वसन के समय पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में निरंतर होती है। एक इलेक्ट्रॉन चेन के द्वारा क्रेब्स चक्र में एक जल का अणु मुक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन चेन के द्वारा क्रेब्स चक्र में एक जल का अणु मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंत में हाफ ऑक्सीजन के द्वारा H+ और इलेक्ट्रॉन के रूप में ग्रहण किया जाता है जब जल और अणु मुक्त हो जाते हैं। जल का एक अणु और मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में साइटोक्रोम का सही क्रम है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। कह रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम जो सही क्रम है साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम C एक हीम प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? आयरन प्रोटीन है। हीम मतलब क्या होता है? आयरन, हीमोग्लोबिन से लिया गया है, तो हीम प्रोटीन है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से जुड़ा होता है। इसमें लगभग 100 अमीनो अम्ल की श्रृंखला पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य कोश की एपोप्टोसिस होता है। कोश की एपोप्टोसिस होता है। प्रकाश श्वसन क्रिया अधिकतर हरे पौधों में होती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा ऑक्सीसोम की सहायता से संपन्न होती है। पत्ती में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तब प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रभाव में आती है। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। यह क्रिया केवल तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बदल करके ऑक्सीजन की सांद्रता को कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम कर देते हैं, जिससे सामान्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। वायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा ATP निर्माण होना ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण का कहलाता है, जबकि सीधे किसी उत्पाद निर्माण के साथ ATP निर्माण सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरीकरण कहलाता है। यह दोनों स्थानों पर होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोशिका द्रव्य में तथा क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। कह रहा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्रेब्स चक्र में और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोशिका द्रव्य में तथा क्रेब्स चक्र के दौरान यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा साइटोक्रोम A3 एक बार में एक के बजाय दो इलेक्ट्रॉन का वहन और स्थानांतरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग उसके प्रोटॉन्स अर्थात H+ को मैट्रिक्स के भीतर कला के बाहर निकालने में होता है। साइटोक्रोम A एवं A3 एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण परमाणुविक ऑक्सीजन में करते हैं, जो मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स ग्रहण करके जल
का संश्लेषण कर लेती है। इसी के साथ एक बार की इलेक्ट्रॉन परिवहन की प्रक्रिया माफ करिएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक अणु एटीपी के एक अणु से अपक्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एडीपी का निर्माण करता है। आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में, तो वो क्या काम करता है, एडीपी यानी एक एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी में, यानी यहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है। अपक्रिया में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज नामक एंजाइम यहाँ पे शामिल होता है। इस अपक्रिया में एटीपी का एक फास्फेट समूह उससे क्या होता है, अलग होकर के शर्करा से जुड़ जाता है और एटीपी से एडीपी बन जाता है। इस क्रिया में शर्करा का फास्फोरीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में कोएंजाइम ए जो होता है का अपचयन तथा पुनः उपचयन होता है। यह हाइड्रोजन के आदान प्रदान से होता है। अगली टॉपिक आपकी है ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पौधों में वसा अपचयन का एक प्रमुख उपापचय मार्ग है। इसके अंतर्गत वसा क्रिया में ग्लाइऑक्सिसोम नामक पादप अंगक सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का पराक्सीसोम होता है। एक कोशिका में वायबी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि बीटा ऑक्सीकरण है। इसके अंतर्गत वसी अम्लों के अणुओं को विशेष एंजाइम द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कार्बन टुकड़ों में तोड़कर एसिटिल सह एंजाइम ए बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी से आबद्ध होती है और एसिटिल सह एंजाइम ए के प्रत्येक अणु का एसिटिल अंश क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में विखंडित होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इसकी पूर्व अपक्रिया में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ग्लूकोज में संचित कुछ ऊर्जा इन एटीपी के अणुओं में संचित होती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपकी एग्जाम पॉइंट अगली आ जाएगी जिसमें हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आज का आपका यह वीडियो कंप्लीट होता है। छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें 2 से 3 प्रश्न आपके इन्वॉल्व हैं। आप जरूर देखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।